नमस्कार, पब्लिक इंडिया 9 एम संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे ईरान ने छोड़े बैलिस्टिक मिसाइल और इजराइल में एक बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो सोरोका मेडिकल सेंटर बियरशिबा में लगा, जिससे अस्पताल में पेशेंट्स, उनके अटेंडेंट्स और मरीजों में हफड़ा तफड़ी मच गई। ईरान ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने अब तक 5 F-35 लड़ाकू विमान गिराए हैं और इसराइल ने अब तक अपना एक भी F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो अमेरिका देता है उसको गिरने की पुष्टि नहीं की है। ईरान ने पहली बार दागी सजील बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान ने 2000 किलोमीटर की रेंज वाली सजील बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। ये मिसाइलें इसराइल के उन हिस्सों पर दागी गईं जिन पर ईरान दावा करता है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। उस वीडियो के जरिए आप देखिए कि क्या क्या एक्टिविटी कल के रोज हुई है। इसराइल की सबसे उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 3 ईरानी खैबर और फतेह बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के प्रयास के दौरान नेगेव रेगिस्तान के ऊपर विफल हो गई। 3 मिलियन की लागत से ये इंटरसेप्टर अपने रास्ते से भटक गई और कथित तौर पर अपनी ही वायु रक्षा बैटरी के एक हिस्से को नष्ट कर दिया। ये दुर्लभ और महंगी विफलता तब हुई जब ईरान ने लंबी दूर के मिसाइलों की बौछार की, जिनमें से प्रत्येक का अनुमानित लागत 500,000 से $1 मिलियन के बीच में है, जो आधुनिक मिसाइल युद्ध की उभरती चुनौतियों को उजागर करता है। समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली अस्पताल को नुकसान इसलिए पहुंचा क्योंकि ईरान पास के आईडीएफ खुफिया शिविर पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। इजरायल अपने खुफिया शिविर अस्पतालों के पास क्यों लगाता है? गाजा में इजरायल के आचरण को देखते हुए क्या ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? ईरान का कहना है कि इजरायलियों को डिमोना परमाणु सुविधा को तुरंत खाली कर देना चाहिए। ये वार्निंग आयतुल्लाह खमेनी ने दी है। उन्होंने कहा है कि अब उनका अटैक उनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर भी होगा जहां जहां उनकी लोकेशंस हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी कहा कि ईरान ने परमाणु समझौते के नियमों का पालन किया था। ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने 2018 में इससे हाथ खींच लिया, लेकिन यूरोप को अभी भी उम्मीद थी कि ईरान इस समझौते पर कायम रहेगा। यह अनुचित है। जब अमेरिका ने पहले ही समझौता तोड़ दिया था तो ईरान को इसका पालन क्यों करना चाहिए? एक बड़ी दुर्घटना में इजरायली सेना ने ईरान के आरक यानी कि खुडाब परमाणु रिएक्टर और नेतान्स के पास एक परमाणु हथियार विकास स्थल पर रात भर हमला किया। ईरान ने पुष्टि की कि हवाई सुरक्षा सक्रिय थी और खुडाब सुविधा के पास 2 प्रोजेक्टाइल गिरे थे। अधिकारियों ने किसी के हताहत होने की सूचना नहीं दी है। 2015 के परमाणु समझौते के तहत रोके गए अराक रिएक्टर को 2026 में संचालन के लिए तैयार किया जा रहा था, जिससे संभावित प्लूटोनियम उत्पादन पर चिंताएं बढ़ गई हैं। ईरान जोर देकर कह रहा है कि उसके परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही हैं। ईरान ने आज सुबह निकाले गए भारतीय छात्रों के स्लीपर बसों के जरिए जम्मू कश्मीर वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा के लिए पहले से व्यवस्थित बसों में सवार होने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वाहनों की हालत खराब थी। एक बच्ची ने कहा कि मैं अनंतनाग कश्मीर से हूं। हमें बताया गया था कि हमारे लिए विमान या ट्रेन की व्यवस्था की जाएगी। आपातकालीन स्थिति में कुछ लोगों ने 20,000 की टिकट बुक की और हवाई जहाज से चले गए। हमने पहले से व्यवस्थित बसों में उनकी खराब स्थिति के कारण अस्वीकार कर दिया था। अब सुबह से इंतजार कर रहे हैं। अब इन स्लीपर बसों की व्यवस्था की गई है। उधर आईएईए की रिपोर्ट इजरायली खुफिया जानकारी पर आधारित है, ऐसा ईरान ने आरोप लगाया है। ईरान के परमाणु उल्लंघनों पर आईएईए पर निष्कर्षों पर आईएईए इजरायल की मिलीभगत, ईरान की रणनीतिक एजेंसी की वैधता को लक्षित करना, इजरायली सैन्य कार्रवाई को रोकना और इजरायल के परमाणु कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करना है। आईएई के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, सूचना को अंकित मूल्य पर नहीं लेती है। जून 2025 में ग्रासी ने सोरेक परमाणु अनुसंधान केंद्र से संबंधित इजरायली परमाणु दस्तावेज को चुराने के ईरान के दावे को स्वीकार किया, लेकिन फिर स्पष्ट किया कि सोरेक एक आईएईए निरीक्षित सुविधा है, इजराइल का डिमोना साइट के विपरीत, जो उसके अघोषित परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। इजराइल 2015 के परमाणु समझौते के स्नैपबैक तंत्र को अक्टूबर 2025 में समाप्ति से पहले संयुक्त राज्य प्रतिबंधों को फिर से लागू करना चाहता है। ईरान ने दावा किया कि उसने जासूसी के लिए इजरायल के गिरफ्तार किए गए रोज मिजराही और आलमोग अटियास जैसे गुर्गों के माध्यम से परमाणु संबंधित डेटा सहित हजारों संवेदनशील इजरायली दस्तावेज हासिल किए हैं। मई 2025 में ईरान पर अघोषित परमाणु गतिविधियों का आरोप लगाने वाले आईएईए रिपोर्ट के बाद ईरान ने दावा किया कि रिपोर्ट इजरायली तोड़फोड़
और मनगढ़ंत खुफिया जानकारी पर आधारित है। खुफिया मंत्रालय सहित ईरानी राज्य मीडिया और अधिकारियों ने आरोप लगाया कि संवेदनशील आईएईए ईरान संचार इजराइल की लीक कर दिए गए थे, जो मिलीभगत का संकेत देते हैं। ईरान ने आगे दावा किया कि उसने एक प्रमुख खुफिया ऑपरेशन के हिस्से के रूप में आईएईए इजराइल समन्वय को दर्शाने वाले दस्तावेज सहित इजरायली परमाणु रहस्य का एक खजाना प्राप्त किया था। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और तेहरान टाइम्स जैसे मीडिया आउटलेट ने सुझाव दिया कि आईएईए ने गोपनीय ईरानी पत्रों और यहां तक कि ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों के नाम भी इजराइल के साथ साझा किए, जिनकी बाद में हत्या कर दी गई। 31 मार्च 2025 को आईएईए की रिपोर्ट से निष्कर्ष निकाला गया कि ईरान ने 2000 के दशक की शुरुआत तक 3 अघोषित स्थलों पर अघोषित परमाणु सामग्री का उपयोग करने और गुप्त परमाणु गतिविधियों को संचालित किया है। इसमें कहा गया है कि ईरान को यूरेनियम संवर्धन यानी कि यूरेनियम इनरिचमेंट 60% हथियार ग्रेड के करीब मार्च से 50% बढ़ गया है, जो आगे यूरेनियम की इनरिचमेंट होने की संभावित रूप से 10 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त है। रिपोर्ट में ईरान के संतोषजनक से कम सहयोग की आलोचना की गई और इसका इस्तेमाल पश्चिमी शक्तियों द्वारा जून 2025 में आईएईए बोर्ड और गवर्नर्स की मीटिंग में गैर अनुपालन प्रस्ताव के आगे बढ़ाने के लिए किया गया, जबकि आईएईए सार्वजनिक रूप से इजरायली खुफिया जानकारी का उपयोग करने की पुष्टि नहीं करता है। राजनयिकों और रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि 2019 में तुर्कजाबाद में किए गए आईएईए परीक्षण 2018 के मोसाद ऑपरेशन से इजराइल द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों के कारण किए गए थे। आईएईए जोर देकर कह रहा है कि यह कार्रवाई करने से पहले सभी सूचनाओं की गहन जांच करता है और इजराइल द्वारा चिन्हित साइटों पर यूरेनियम पर निशान पाए गए, जिसमें कुछ खुफिया जानकारी को विश्वसनीयता भी मिली। ईरान के आरोप आईएई को बदनाम करने और इजराइल के अघोषित परिणाम शस्त्रागार पर ध्यान केंद्रित करने की उसकी रणनीति के तहत भी हो सकते हैं, ऐसा इजरायली लोगों का कहना है, जो एनपीटी दायित्वों के अधीन नहीं है। ईरान के पक्षपात के आरोप ईरान के कार्यक्रम की जांच की तुलना में इजराइल की डिमोना सुविधा तक एजेंसी की सीमित पहुंच का फायदा उठा सकते हैं। इसके दोहरे मानकों की धारणा बन सकती है। दूसरी तरफ जिन देशों ने ईरान की मदद के लिए जो सपोर्ट दिया है, उसमें नॉर्थ कोरिया सबसे पहले आ रहा है। नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि इजराइल कैंसर है और इस कैंसर को दूर करने के लिए ईरान का वो समर्थन देगा। ईरान को वो पहले से हाओसोंग 18 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स टेक्नोलॉजी पहले से भी उसकी रेंज की देता आया है और हाओसोंग 18 जो है वो नॉर्थ कोरिया का पहला सॉलिड फ्यूल्ड आईसीबीएम है, जो फरवरी 2023 में जिसको लॉन्च किया गया था, टेस्ट किया गया था और मल्टीपल टाइम्स उसको अप्रैल 2030 से अभी तक उसको टेस्ट किया गया है। 15,000 किलोमीटर की रेंज वाला ये मिसाइल जो है वो आराम से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक पहुंच सकता है। उधर पाकिस्तान के एजेंसियों ने भी कहा है कि पाकिस्तान ईरान को शाहीन 3 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर है, वो ईरान इजराइल को देगा अगर ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट करती है। इसका मतलब है कि ईरान की स्ट्राइक कैपेबिलिटीज अपने रीजनल टारगेट इंक्लूडिंग इजराइल को भेदने में सफल होंगी। पाकिस्तान ने रिपोर्टेडली ये कहा है कि ईरान जब चाहेगा वो इजराइल की मदद करेगा और तेहरान पे अगर न्यूक्लियर अटैक होता है तो पाकिस्तान तेहरान की मदद न्यूक्लियर वेपन से भी कर सकता है। ये मोटिवेशंस पाकिस्तान की जो है वो भारत को कम आंकने के लिए की जा रही है कि ईरान से बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का, ताफ्तान के थ्रू उनके जो पिलग्रिमेज हैं या पिलग्रिम्स हैं या स्टूडेंट्स हैं वहां से वो निकल रहे हैं। बॉर्डर हालांकि सील कर दिए गए हैं पर पाकिस्तान ने पूरी मदद करने की गुहार की है। उधर चाइना ने कहा है कि वो ईरान को सपोर्ट करेगा। विक्टर गाओ ने चाइना के बारे में एक साक्षात्कार में कहा कि चाइना इंडिया एनर्जी कॉर्पोरेशन के रिलेशंस बहुत पुराने हैं और इजराइल ने जो लड़ाई शुरू की है वो एक सेल्फ इम्पोज यूनिलैटरल अटैक है ईरान की सोवरेनिटी पे और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे और ईरान इसका जवाब देगा और हम ईरान के साथ खड़े हैं। और उन्होंने कहा है कि ये यूनिलैटरल एक्शन जिसको यूएस सपोर्ट कर रहा है एक बड़ी हिपोक्रेसी के तहत है और इजराइल क्योंकि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी का पार्ट नहीं है तो उसका कोई हक नहीं बनता कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करे, क्योंकि ईरान जो है वो एनपीटी का सिग्नेटरी है। चाइना भी ईरान को जो है बैलिस्टिक मिसाइल कंपोनेंट सप्लाई कर सकता है, जिसमें अमोनियम परचुलोरेट बहुत एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो उनके 800 मिसाइल्स को
जो है दागने के काम आ सकता है। चाइना ने उनको मिसाइल्स के अलावा एयर डिफेंस सिस्टम्स भी देने की बात की है, मिलिट्री कार्गो प्लेन्स देने की बात की है, और चाइना ने ब्लूप्रिंट्स भी प्रोवाइड किए हैं ईरान के सिल्क वॉर्म HY-2 एंटी शिप मिसाइल के लिए, और सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल प्रोग्राम्स में भी उसका हिस्सेदार रहा है। अगर रीसेंट रिपोर्ट्स की माने तो ऑनगोइंग ट्रांसफर ऑफ डुअल यूज टेक्नोलॉजी सच एज सैटेलाइट टेक्नोलॉजी विच कुड रिफाइन ईरान्स मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स MRBMs को, जैसे कि शहाब 3 और सेजल सेजल की मैंने आपको बताई, जो आज जो है इसराइल पे तेल अवीव पे हमले में इस्तेमाल किया गया। चाइना ईरान को शहीद 136 कामाकाजी ड्रोन्स भी सप्लाई कर सकता है, और मुहाजिर 6 रेनासाइंस ड्रोन्स भी सप्लाई कर सकता है, जो उसके रेंज और पेलोड को बढ़ा सकते हैं। ईरान के पास इजरायली पर स्ट्राइक करने के लिए चाइनीज की एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि HQ-9 है, एक्सपोर्ट वेरिएंट, जो पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ इस्तेमाल की थी, उसमें HQ-19 भी है, जो रशिया के S-300 और US THAAD के कंपेयरिंग में है। HQ-19 जो है वो इंटरसेप्ट करने IRBMs यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के काम आता है, हाइपरसोनिक थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के काम आता है। ये न्यूक्लियर साइट्स और मिलिट्री साइट्स को ईरान की बचा सकता है। चाइना के J-10C विमान, जो पाकिस्तान ने क्लेम किए कि राफेल के अगेंस्ट बेहतर रूप से काम आए, 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर्स, वो भी चाइना ईरान को प्रोवाइड कर सकता है, जिसकी कुल कीमत 40 से 50 मिलियन डॉलर पर यूनिट है। J-10C जो है F-16 इसराइल के पास जो अमेरिकी बॉम्बर्स हैं उसका भरपूर मुकाबला कर सकता है, और J-10C के साथ PL-15 मिसाइल जो है उसकी रेंज भी 180 से 240 किलोमीटर तक टेस्ट करी जा चुकी है। ईरान J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी पा सकता है, जो US F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के मुकाबले में एक बेहतर विमान साबित हुआ है। पाकिस्तान ने ऑलरेडी 40 J-35 ऑर्डर कर दिए हैं, और ईरान को भी इसकी जो है केप चाइना से मिल सकती है। रशिया ने भी कहा है कि वो ईरान की पूरी मदद करेगा, जिसमें मिसाइल्स, मिलिट्री कार्गो प्लेन्स। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये है कि रशिया और ईरान ने हमेशा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में पहले भी ड्रोन्स और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स मैन्युफैक्चर किए हैं। ईरान का डोमेस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन कैपेसिटी सिग्निफिकेंट है, और सजेस्ट करता है कि 3000 बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान के पास लगभग अभी हैं, जिसमें अब अभी 1000 रेडिली अवेलेबल हैं यूज के लिए। एक्सटर्नल सप्लाईज जो हैं वो भी बढ़ाई जा सकती हैं, स्टॉक पाइल बढ़ाया जा सकता है। रशिया जो वेपन्स प्रोवाइड कर सकता है उसमें S-300 PMU जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ऑलरेडी ईरान के पास 2016 से है, जो उसकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को सुनिश्चित करता है। S-400 ट्रायम्फ ईरान के पास जो है वो अभी नहीं है, पर वो एडवांस सिस्टम जो भारत ने इस्तेमाल किया था पाकिस्तान के खिलाफ अपने एयर डिफेंस सिस्टम में, उनके बहुत सारे मिसाइल्स और बहुत सारे ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने में, तो ये इंटरसेप्टिंग मिसाइल जो है ये 400 किलोमीटर तक के एयरक्राफ्ट को रिकॉग्नाइज कर लेता है। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स की बात करें तो स्कंदर M शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रिपोर्ट अगस्त 2024 में है कि दूसरा सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है, और पोटेंशियल वो न्यूक्लियर वॉर हेड कैपेबिलिटी के साथ आता है। रशिया उसको ऑर्शनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि IRBMs भी सप्लाई कर सकता है, जो इजरायली न्यूक्लियर साइट्स जैसी डिमोना जैसी साइट्स के अगेंस्ट काम आ सकती हैं। रशिया जिरकॉन मिसाइल्स भी सप्लाई कर सकता है, जो इजराइल के पैट्रियट सिस्टम्स को टारगेट कर सकती हैं, जैसा कि यूक्रेन ने भी पैट्रियट सिस्टम्स का इस्तेमाल किया था। KH-101, 102 क्रूज मिसाइल्स, ये भी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स हैं, जो रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ यूज किया था, और जिनकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है, ईरान की प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को मजबूत कर सकती हैं। ईरान ने Su-35 जेट्स, जो रशिया के जेट्स हैं, उनको भी अपने एयरफोर्स में चलाने के लिए मांगा है। शुरुआती दौर पे रशिया जो था वो उनको F-35 सप्लाई, Su-35 जेट्स जो है वो सप्लाई करने में इच्छुक नहीं था, पर अब ऐसा लगता है कि अब Su-35 जेट्स भी वो दे देगा। हालांकि रशिया R-37M लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स भी ईरान को दे सकता है Su-35 के साथ, जो उसकी एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, और इजरायली एयरक्राफ्ट को आपके विजुअल रेंज, बियॉन्ड विजुअल रेंज में भी न्यूट्रलाइज करने की
ताकत रखते हैं। अगर ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात करें तो मुरमांस्क बीएन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में अगस्त 2024 में ओरलान 10 और ज़ाला ड्रोन्स रशिया के रेनेसाइंस में ये काम आते हैं। ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी इसकी कॉम्पिटेंट है जिसका इस्तेमाल ईरान अपनी ड्रोन प्रोग्राम में कर सकता है। उनके पास पहले से ही शायद 136 ड्रोन्स अवेलेबल हैं और वो ईरानियन ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल फतेह 360 हो या शाह 136 हो, रशिया भी अभी तक यूक्रेन के खिलाफ करता आया है, सजेस्टिंग कि रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। ईरान को जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब रशिया उनकी मदद करेगा। दूसरी बात, ईरान का जो बॉर्डर है वो अजरबैजान, अर्मीनिया, अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान, टर्की और तुर्कमेनिस्तान के साथ लगता है। और चाइना और रशिया का समर्थन, क्योंकि इजराइल अमेरिका की मदद से इस प्रॉक्सी वॉर को लड़ रहा है, तो जाहिर तौर पर चाइना और रशिया पीछे नहीं रह सकते, क्योंकि ईरान चाइना को एनर्जी सप्लाई करता है, क्रूड ऑयल सप्लाई करता है और बदले में चाइना भी बहुत सारी चीजें ईरान को देता है। गवादर पोर्ट क्योंकि चाबार पोर्ट के साथ लगता है, और अगर ईरान ईरान के और इसराइल में इनकी लड़ाई जो है बंद हो जाएगी, तो जाहिर तौर पर गवादर पोर्ट पे जो बीआरआई जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत सीपीईसी कॉरिडोर जो चाइना ने बनाया है $600 बिलियन की मदद से, वो भी बच जाएगा। मिलिट्री ऑफिशियल्स का कहना है कि जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, जिनके नाम मैंने आपको बताए थे पहले दिन, फरदियोन अब्बासी, धवानी और मोहम्मद मेहदी तिरयानची, ये मोसाद की इंटेल पर जो रिपोर्ट आईएईए ने बनाई थी, उसके तहत उस रिपोर्ट को आईएईए ने शायद इजराइल को दिखा दिया, ऐसा ईरान का कहना है। हालांकि कितना सच है वो तो हम नहीं बता सकते, पर यह जरूर है कि कुछ ना कुछ तो मोसाद ने किया है। और कामाकाजी ड्रोन्स और वॉरहेड्स के साथ तेहरान में बैठे एक कमरे में 200 कामाकाजी ड्रोन्स और उसकी असेंबली यूनिट्स भी अवेलेबल थी। ऐसा ही काम मोसाद ने जो है और भी देशों में किया था, और यहां भी घुस के मारने की उसकी कवायद थी। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। हम आप तक सही सूचना सही समय पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नमस्कार, जय हिंद।